हाँ, तो ये देखो गिफ्ट टैक्सेशन में हमने बात कर ली इस चीज की, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर की बात हमने कर ली है, ठीक है ना। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा, इन काइंड अगर होगा तो अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट, अबव 5,000 होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, मॉनेटरी होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट अगर क्लाइंट या कस्टमर से मिला तो मैंने आपको बता दिया है कि पीजीबीपी में टैक्स होता है और पीजीबीपी में फुल्ली टैक्स किया जाता है इसको, ठीक है ना, कोई एग्जम्पशन नहीं है, सेक्शन 28 की बात कर रहा था मैं। फिर मैंने आपको बोला कि यार हमें जो गिफ्ट टैक्सेशन पढ़ना है वो रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम एनी अदर पर्सन, और वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आईएफओएस में, लेकिन एक्सक्लूडिंग डॉक्टर आई एम डॉक्टर हटलो, मतलब ये जो गिफ्ट है उसको एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड क्या मतलब, उसको टैक्स नहीं लगाया हुआ है। तो आई एम डॉक्टर हटलो में क्या आता है, वो नोट में लिखना है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं कुछ जो पेज बचाने के लिए आगे पीछे लिखते हैं, आप लोग जब ये चार्ट हो जाएगा, चार्ट के आगे आपको लिखना है, पहला नोट हमने लिखना है इसमें, एक्सक्लूजन टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। आई एम डॉक्टर हटलो में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया था, इनहेरिटेंस, मैरिज, डेथ, डेट कंटेम्पलेशन, रिलेटिव्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रस्टीज, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर नोटिफाइड ट्रांजैक्शन। इन सिचुएशन में अगर आपको गिफ्ट मिला तो नॉट टैक्सेबल। इसमें मुझे अभी खाली आपको रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ाना है। रिलेटिव का डेफिनेशन देख लो। सर रिलेटिव मतलब कौन होता है? रिलेटिव का डेफिनेशन आपको मैं पहले आपकी बुक में से दिखा देता हूँ, चाहिए तो आपके मॉड्यूल में से। आपका मॉड्यूल मुझे ओपन करने दो। टाटा टाटा सीएमए का मॉड्यूल कहाँ मिलेगा? सीएमए पेपर 7। मॉड्यूल मैंने ओपन किया हुआ है आपका। क्या पेज नंबर था ये? कुछ 311 पे था ना, तो 340 डाल के देखता हूँ। गिफ्ट यहाँ पे है, लेकिन रिलेटिव का डेफिनेशन कहाँ है? तो कैपिटल गेन चालू है ये। चुप रहे। ये देख पेज नंबर, आपके मॉडल का क्या पेज नंबर है ये? 323 पे आपको यहाँ पे रिलेटिव्स का डेफिनेशन मिलेगा। This section shall not apply to any sum of money or property received from relative। तो रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, रिलेटिव का डेफिनेशन देखो। रिलेटिव मींस इन केस ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ के लिए कौन रिलेटिव है? मेंबर। एचयूएफ के लिए कौन रिलेटिव है? मेंबर, ठीक है ना। और इंडिविजुअल के रिलेटिव कौन होते हैं? तो आप देख रहे हो इंडिविजुअल के अगर आप रिलेटिव का डेफिनेशन लिखते हैं, अगर आप अपनी डेफिनेशन का, तो ये आप इंडिविजुअल हो, ठीक है ना। ये बेचारा इंडिविजुअल है, असेसी है हमारा, इसको मैंने नाम दिया असेसी, ठीक है ना। आप असेसी हो, आप जब रिलेटिव का डेफिनेशन लिखते तो पहला किसका नाम लिखते? मुझे बताओ, पहला आप किसका नाम लिखते रिलेटिव में? जेन्युइनली बोलो। आप मॉम डैड का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन में पहला नाम देखो किसका लिखा गया है? किसका है? वाइफ का। हाँ, वाइफ का है। आप समझ रहे हो ना, जब ये बेचारा जब ये लॉ मेकर लॉ बना रहा था तो उसकी वाइफ जो थी बाजू में खड़ी थी, और उसने बोला होगा हाँ हाँ लिखो 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 डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव का लिखो लिखो लिखो, ठीक है ना। और बेचारे ने डर के पहले अपने स्पाउस का नाम डाल दिया, ठीक है। तो क्या स्पाउस रिलेटिव होती है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या स्पाउस रिलेटिव होती है? स्पाउस कोई भी हो सकता है। फॉर मेल इट इज वाइफ, फॉर फीमेल एसोसिएट इज हस्बैंड। क्या स्पाउस से गिफ्ट मिलता है आप लोगों को? वाइफ रहेगी तो क्या स्पाउस से गिफ्ट मिलता है? लेकिन हाँ बर्थडे पे दे रही थी। हाँ मिलता है, मिलता है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। वो एग्जम्प्ट है, वो कितने भी रुपए का रहने दो एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो रिलेटिव है, ठीक है ना। दूसरी रिलेटिव देखो उन्होंने क्या लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। तो मैं अभी इसको सर्कल करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसकी मैंने बना दी है ब्रदर
और सिस्टर, इसका ब्रदर और सिस्टर, इंडिविजुअल के ब्रदर एंड सिस्टर वो भी इंडिविजुअल के रिलेटिव होते हैं, तो इन दोनों से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल है एग्जम्प्ट? कोई भी वैल्यू को, ऑब्वियसली 50,000 की लिमिट की बात ही नहीं कर रहा मैं। बोलो, ब्रदर एंड सिस्टर से एग्जम्प्ट और टैक्सेबल? एग्जम्प्ट। वेरी गुड। मैंने कैसे कैसे अपने दिल को समझाया था कि स्पाउस रिलेटिव होती है, कैसे कैसे समझाया था। फिर लॉ ने बोला सुन, खाली स्पाउस रिलेटिव नहीं होती, उसके ब्रदर एंड उसके सिस्टर, मतलब ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, सॉरी ब्रदर इन क्राइम एंड सिस्टर इन क्राइम, वो भी रिलेटिव होते हैं। मतलब साला और साली, अपने लैंग्वेज में साला और साली भी रिलेटिव होते हैं। साली तो फिर भी मैं एडजस्ट कर लेता, साला भी रिलेटिव होता है। तुमको समझना है रिलेटिव कौन कौन होते हैं? अच्छा, ये रिलेटिव इसकी बात नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोला कि उसका भाई उसका रिलेटिव है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, हम उसकी थोड़ी ना क्या बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं पता है आप लोगों को? असेसी की। कि असेसी के रिलेटिव देखो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ड पे, ये डेफिनेशन क्या है बोलो, ये कौन सा डेफिनेशन है? मैंने मीन्स वर्ड को बॉक्स किया, तो एक टाइप ऑफ डेफिनेशन क्या है? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव का सर? एग्जॉस्टिव, एग्जैक्ट मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग वाला डेफिनेशन नहीं है। इंक्लूसिव थोड़ी ना क्या है, पागल लोगो। अगर इंक्लूसिव होता तो तुम्हारा मामा माना हुआ, मामा माना हुआ, काकी माना हुआ, बॉयफ्रेंड माना हुआ, वाइफ, ठीक है ना, ये सब आ जाते ना डेफिनेशन में। इंक्लूसिव नहीं है, लॉ ने जितना बोला उतनी ही रिलेटिव। यहाँ पे जो नहीं है वो रिलेटिव नहीं है तुम लोगों का। तो इस डेफिनेशन में जो है वही रिलेटिव। अपने घर वालों को भी समझा दो कि यही रिलेटिव है हमारे, इसके अलावा कोई रिलेटिव नहीं है हमारा। इनकम टैक्स ने बोला है। आगे चलते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस एंड इंडिविजुअल, ये भी हो गया। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स। आइदर ऑफ पेरेंट्स मतलब समझते हो ये कौन है? ये किसकी बात हो रही है? अपने मराठी में बोलो, मराठी में किसकी बात हो रही है? ये माइक बंद करो, बात नहीं कर रहा होगा तो। सूरज, क्या घर पे बातें हो रही है? क्या डिस्कशन हो रहा है सूरज घर पे? सूरज के घर पे, अक्षता के घर पे बहुत सारी बातें हो रही है। हाँ चलो, सब लोग शांत हो गए तो मुझे भी बता दो ईमानदारी में कि ये जो अभी नेक्स्ट मैंने डेफिनेशन पढ़ा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, इसको हम मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। पहले मैं पेरेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पे पेरेंट देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पेरेंट्स, FM, FM, फादर एंड मदर। बोलो, आइदर मतलब समझते हो, या तो पापा के या तो मम्मी के। पापा के भाई बहन को क्या बोलते हैं हम लोग? पापा के ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलते हैं? पापा के ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलते हैं? चाचा एंड आत्या। आत्या। और काका आणि आत्या। हाँ, कुछ लोग चाचा और चाची बोलते हैं, पागल लोग। चाचा चाची कैसे हो सकते हैं? गेम ऑफ थ्रोन तोड़ना क्या चालू है? सुनो, तो ये मदर जो है, मदर के ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? मामा मावशी। मामा आणि मावशी। मामा और मौसी। कोई मामा मामी बोलने ही वाला था। मामा और मौसी, ठीक है ना। तो ये लोग हो गए, तो ये भी हमारे रिलेटिव है। तो आप समझ रहे हो अभी तक आपकी रिलेटिव कौन कौन है? आपकी स्पाउस आपकी रिलेटिव है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर आपके रिलेटिव है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर आपके रिलेटिव है, आपके माँ बाप ऑब्वियसली उन्होंने पैदा किया तो आपके रिलेटिव है, उनके ब्रदर एंड सिस्टर मतलब पापा के ब्रदर एंड सिस्टर और मम्मा के ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी हमारे रिलेटिव है। मीनिंग देयर बाय, अगर आप इन लोगों से गिफ्ट लोगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है। ओके, और कौन सर? LA एंड LD, ये क्या हो गया?
एलए एंड एलडी। एलए कौन सर? लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। सर लीनियल असेंडेंट मतलब दादा, दादी, परदादा, परदादी, ठीक है ना। तो लीनियल असेंडेंट इसको बोला जाता है एलए। और एलडी, एलडी मतलब इसके बच्चे, एलडी मतलब इसके बच्चे, बच्चों के बच्चे ना, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। तो ऐसी बातें होती है, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। एलए एलडी ऑफ इंडिविजुअल। तालिया, मतलब आपके एलए और आपके एलडी आपके रिलेटिव है। यही नहीं, नेक्स्ट वाला पढ़ो कितना मजेदार है। लॉ बोलता है इसके लीनियल असेंडेंट। ओहो, इसके लीनियल असेंडेंट मतलब कौन? जल्दी बोलो, वाइफ के लीनियल असेंडेंट कौन होते हैं? Who are the lineal ascendant of wife? ये जल्दी बोलो, वाइफ के lineal ascendant कौन? एक तो उसके माँ बाप भी होंगे, वो बना देता हूँ मैं यहाँ पे, फादर एंड मदर, वो भी एलए में ही आते हैं लेकिन बना देता हूँ अलग से, फादर एंड मदर। और इसके ऊपर कौन होते हैं? दादा दादी। हाँ, तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है एलए, लीनियल असेंडेंट। यही नहीं, लॉ बोलता है, देखो देखो, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट और स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। अब भगवान जाने लॉ क्या सोच रहा था। लॉ बोलता है उसके बच्चे भी आपके रिलेटिव है। लॉ बोलता है आपके बच्चे भी आपके रिलेटिव है और उसके बच्चे भी आपके रिलेटिव है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, एनी रिलेटिव्स का लीनियल। डेफिनेशन निकालते वक्त वाइफ साइड में थी ना। हाँ हाँ, साइड में तो थी। तो तुम समझ रहे हो ना, उसके बच्चे और तुम्हारे बच्चे, आपको नहीं लग रहा कॉमन होने चाहिए थे? तो लॉ में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रिलेटिव है ही है, आपके वाइफ के बच्चे भी आपके रिलेटिव है। ऐसे लॉ ने क्यों लिखा, आपको क्या लग रहा है? किसी का सेकेंड मैरिज होगा तो? हाँ, मुझे यही बताना था, किसी का सेकेंड मैरिज होगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्टेप चाइल्ड इज ऑल्सो अ चाइल्ड। जनरल क्लॉज एक्ट में चाइल्ड का डेफिनेशन दिया गया है। चाइल्ड इंक्लूड्स बायोलॉजिकल चाइल्ड जो आपका है, अडॉप्टेड चाइल्ड वो भी आप ही का माना जाता है, और स्टेप चाइल्ड होगा तो वो भी आप ही का माना जाता है। तो लॉ में सच में मिस्टेक है। चलो आगे चलते हैं। और क्या बोलता है बताइए, स्पाउसेस ऑफ दिस पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 2 टू क्लॉज 6। मतलब क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 7 तक, नहीं क्लॉज 7 नहीं सॉरी, क्लॉज 6 तक जितने लोग आए, ये भी मिस्टेक ही है लॉ का, यहां से लेके यहां तक जितने लोग आए, क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक जितने भी लोग आए, उनकी स्पाउस मतलब बाय वन गेट वन ऑफर फ्री। मतलब मामा के साथ और कौन रिलेटिव? अगर मामा रिलेटिव है तो मामी भी रिलेटिव। मामी भी रिलेटिव है, ठीक है ना। देखो देखो बातें ऐसे करते हैं, अगर मामा रिलेटिव है तो मामी भी रिलेटिव है, बरोबर ना। और मौसी अगर रिलेटिव है तो काका। चाचा, चाचा तो इधर है, अरे काका। काका ना, मौसी के साथ मौसा आता है रे। आम्ही मौसी काका अगर, बोलतो। हाँ मावशी अगर रिलेटिव असेल तर काका रिलेटिव, ठीक है ना। और सुनो, और अगर पप्पा अगर रिलेटिव है, पप्पा तो थे ही रिलेटिव, उनके ब्रदर एंड सिस्टर भी रिलेटिव है, तो पप्पा का ब्रदर मतलब चाचा। वो याद है रे तुम लोग को, तुमने देखा है क्या, कौन सा सीरीज हो, कौन सा सीरीज है जहाँ पे चाचा करके बोलता है बहुत अच्छे से, अरे ओ चाचा, कौन सा सीरीज, टकला था ना एक? स्टडी नहीं हो रहा है, आप कैसे सीरियस। मिर्जापुर। मिर्जापुर, हाँ वो नाम नहीं याद आ रहा था। कौन से वाले चाचा आपको समझ रहे ना? वो वाले चाचा। बताओ, ये जो चाचा अगर रिलेटिव है तो चाचा के साथ कौन रिलेटिव? चाची। चाचा के साथ चाची रिलेटिव, ठीक है ना। और अगर आत्या या बुआ अगर रिलेटिव है तो बुआ के साथ कौन आता है यहाँ पे बोनस में? बोलो। फूफा। फूफा, फूफा जी, ओके, फूफा रिलेटिव।
चलो आगे चलते हैं। अगर आपका भाई रिलेटिव है, आपका भाई अगर रिलेटिव है तो भाई की वाइफ। वाइफ मतलब भाभी। भाभी भी आपकी रिलेटिव है। वेरी गुड। आपकी सिस्टर अगर आपकी रिलेटिव है तो सिस्टर के साथ जीजू। जीजू। जीजू भी आपका रिलेटिव है, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। अगर पप्पा आपके रिलेटिव है तो पप्पा की स्पाउस मदर है। हाँ, उसको अलग से इधर मत बनाओ। पप्पा की स्पाउस, मम्मी ऐसे मारेगी ना घर में। जबकि लॉ ने बोला है ऊपर जितने लोग हैं उनकी स्पाउस। अरे लेकिन ऊपर जितने लोग हैं उसमें पप्पा मम्मी तो दोनों आ गए ना मेरे पहले से ही। तो पप्पा की स्पाउस और मम्मा की स्पाउस यहाँ पे ऐड मत करो, वो दोनों एक दूसरे के स्पाउस है। जो जोश में सब जगह पे, तो दादा अगर रिलेटिव है तो दादी भी तो रिलेटिव ही हो गई। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। मुझे कि बताओ यहाँ पे भी वैसे ही बात हो गई है। तो साला अगर रिलेटिव है तो साले की वाइफ कौन होती है रिलेशन में? ये तुमको पता है साले की वाइफ कौन होती है? नहीं सर, अभी तक शादी नहीं हुई ना सर हमारी। मनी मन में की होगी ना तूने। नहीं बता। ये साले की वाइफ कौन होती है ताई? आरती के भावाला बघ ना तिकडे पाठव। मामी मामी मामी? साला मामा हो गया ना फिर। ये कौन सा फैमिली चार्ट बना रहा है तू? और एक है अटैच। वो अपना खुद का बना रहा है। वही अपना खुद का बता रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा देख। मामा अगर तेरा साला है ये प्रभु समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे बनेगा चार्ट। जाने दो, जो भी है, साले की वाइफ भी अपनी रिलेटिव है और साले का हस्बैंड भी अपना रिलेटिव है, ये समझो। अब मुझे आपको क्या पूछना था पता है? मुझे आपको ये पूछना था, ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर रिलेटिव है कि नहीं है? ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर, ब्रदर ऑफ फादर रिलेटिव है, ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर रिलेटिव है कि नहीं है? ये सालों तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन रिलेटिव है, एट द सेम टाइम तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कौन रिलेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो रिलेटिव नहीं है उससे अगर तुमको गिफ्ट आया तो वो टैक्सेबल होगा, जो रिलेटिव है उससे गिफ्ट आया तो ही नॉट टैक्सेबल है। ये तुमको समझना है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना। मैंने पूछा आपको, ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर इज रिलेटिव और नॉट रिलेटिव? बुढ़ो का भाई नॉट रिलेटिव। नॉट ए रिलेटिव। भले खून नो। का रिश्ता है आप लोगों का, नाना पाटेकर के जैसे खून काट के देखोगे तो सेम खानदान का खून निकलेगा, लेकिन रिलेटिव नहीं है। बताओ, कजिन्स, कजिन सबके रिलेटिव है कि नहीं है? कजिन, कुजीन, नो। कुजीन रिलेटिव नहीं, आप मानते हो कि नहीं? नहीं मानते। तुम लोग नहीं मानते? बड़े खड़ूस कजून होगे तेरे। मेरी तो कजून अच्छे हैं। देखो कजिन ना, हम ना रेगुलर लाइफ में तो रिलेटिव मानते हैं यार, मतलब वो मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, वी कंसीडर देम एज आवर ब्रदर एंड सिस्टर, बट वो रिलेटिव नहीं है। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हें अगर कल अगर कजिन ने 60,000 का गिफ्ट लाके दिया ना, ऐसा कान के नीचे खींचने का बोलेगा निकल है गिफ्ट लेके, नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट, तो रिलेटिव नहीं है मेरा, तेरे बाप को लेके आ, तेरा बाप मेरा रिलेटिव है। समझ रहे हो आपको? गिफ्ट ना नहीं बोला मैंने, बोला कजिन से गिफ्ट नहीं लेना है, क्योंकि कजिन से गिफ्ट लोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाप से लोगे, उसका बाप कौन? आपका चाचा, चाचा से लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, कजिन से लोगे तो लगेगा। समझ रहे आपको मैंने क्या बोला? हेलो, हाँ समझा। हाँ समझा ना? यस सर। मुझे बताओ, ब्रदर ऑफ फादर इन लॉ रिलेटिव है कि नॉट रिलेटिव है? ब्रदर ऑफ फादर इन लॉ नहीं, नॉट। कैसे कैसे करके मैंने अपने मन को समझाया कि उसका खानदान मेरा रिलेटिव है, और उसके खानदान में किसको किसको काउंट कर रहा हूं मैं? उसे, सबसे पहले तो उसे, उसके भाई को, उसके सिस्टर्स को, उसके मम्मा को, उसके पापा को, उसके दादा को, ठीक है ना, और हमारे बच्चों को। उससे ज्यादा लोग नहीं लेने, इन लॉज वाले, इन लॉज वाले इतने ही लोग आते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताना था सब बता दिया। मुझे एक बात बताओ, नीज एंड नेप्यू करके होता है ना कुछ, तो नेप्यू, नेप्यू कौन होता है पता है आपको? नीज एंड नेप्यू, भाचा, भाचा किंवा भाची। भाचा किंवा भाची,
भाचा की वो भांजी, ठीक है ना, वो लोग रिलेटिव होते हैं। भाचा भाचा भाची बच्ची हाँ हाँ, तो नीज भी होती है ना। अबे तोड़ क्यों रहा है बे, ये गाड़ी तोड़ क्यों रहा है हमारा, साले गाड़ी चोरी कर रहा है क्या, बंद करना। जला दे यू डोंट नो, दे दे, हाँ बरोबर हो गया। बांबू जो मारा त्याला साले में गाड़ी के अंदर बैठा हो, गाड़ी चोरी कर रहा है। गाड़ी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री। किधर गया पेन, किधर रखा मैंने पैनिक में। ऐसे घूम के लेक्चर लेके लेते गाड़ी घूम के। हाँ हाँ, तू तो वही चाहता है कि मैं कैमरा विमरा लैपटॉप कीबोर्ड सब पानी का बोतल विटल लेके ऐसे मतलब स्पाइडरमैन की जैसे बैठूं और लेक्चर लूं। ये तुमको मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो नीज एंड नेफ्यू जो होते हैं वो रिलेटिव है कि नहीं, मतलब इनके नहीं product- होते रिलेटिव। नहीं इनके होते। प्रोडक्ट नहीं होते रिलेटिव, बिल्कुल सही है। तो देखो आप मानते रहोगे उनको रिलेटिव, लेकिन आप किसको मानते हो किसे नहीं मानते उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे मीन्स का डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ने मीन्स का डेफिनेशन इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे चोरी ना हो पाए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। जितनी बातें करनी थी उससे ज्यादा ही कर ली। ये जो रिलेटिव का नोट है ना, ये अच्छे से बना देना बाद में, ठीक है ना, अच्छे से चार्ट बना देना। मैंने आपको पढ़ा दिया, लीगल भी पढ़ा दिया और यहाँ पे भी पढ़ा दिया। अच्छा, आपको एक बात पता है, एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के रिलेटिव कौन होते हैं, मेंबर्स। ये सुनो, ये तुमने कभी वन साइडेड लव किया है क्या, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार किया है तुम लोगों ने कभी, पाशा? पाशा ने तो किया ही होगा। नहीं नहीं सर, क्या एक तरफा क्या बस। नहीं किया? ये अरे किए यार पाशा ने किए। अरे क्या यार हाँ पाशा ने- उपमा शिरा तुझी कहाणी सांगते वाटतं इथे। अरे जो भी है रे, मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, लाइफ में ना हर एक चीज एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है ना, हर एक चीज नहीं एक्सपीरियंस। वन साइड नहीं करने का एक्सपीरियंस, वन साइड अरे- एक्सपीरियंस नहीं। अरे बाबा, टू साइड होता ही तभी है जब स्टार्टिंग वन साइड से ही होती है ना हर चीज की। स्टार्टिंग में कैसे बिजली चमकेगी और दोनों को एक ही मोमेंट पे प्यार होगा, कोई तो होगा ना एक। दोनों एक तरफ, दोनों देखेंगे ना आमने सामने तो होता है दोनों तरफ। अरे वो खाली मूवीज में होता है रे पाशा, कौन से दुनिया में जी रहे नहीं, थे। मैं तो ऐसे भी करता है प्रैक्टिकल लाइफ। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ जिन्होंने वन साइडेड लव किया ना उनको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो कैसे समझ में आएगा पता है, एचयूएफ के लिए मेंबर रिलेटिव है, लेकिन मेंबर के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं है। मैं बता रहा हूँ, तुम मानते हो कि वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन वो नहीं मानती कि वो तुम्हारी भाभी है। तुम समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हारा दोस्त जिस लड़की पे लाइन मार रहा है, वो उस पे लाइन मार रहा है ना, वो तो इस पे नहीं मार रही है। एचयूएफ के लिए मेंबर रिलेटिव है। एचयूएफ के मेंबर कौन होते हैं, जल्दी बताओ, मेंबर कौन होते हैं एचयूएफ में, क्या टाइप के लोग होते हैं? फैमिली मेंबर। अरे फैमिली मेंबर नहीं रे, मैं उनका स्टेटस पूछ रहा हूँ, पर्सन कौन होता है, पर्सन। एचयूएफ के मेंबर कौन होते हैं? इंडिविजुअल ना पांडा, देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल की लिस्ट में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, देखो ना लीगल डेफिनेशन, एचयूएफ के लिस्ट में एनी मेंबर रिलेटिव बोला है, और इंडिविजुअल के लिस्ट में एचयूएफ है क्या इधर किधर भी 7 पॉइंट पे? इंडिविजुअल की लिस्ट में एचयूएफ है क्या? नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो, इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं है, एचयूएफ के लिए इंडिविजुअल रिलेटिव है। ओ हो, लेकिन इंडिविजुअल के लिए टाटा टाटा, इंडिविजुअल के लिए टाटा टाटा, एचयूएफ टाटा टाटा इज नॉट रिलेटिव, नॉट रिलेटिव। तो आप समझ रहे हो, मुझे बताना क्या आप लोगों को, एग्जाम में आएगा, मेंबर ने एचयूएफ को घर दिया 60 लाख का, मेंबर ने एचयूएफ को घर दिया अरे तुम सुनो तो सही पांडा, इंडिविजुअल ने एचयूएफ को 60 लाख का घर दिया, तो गिफ्ट मिला किसको? एचयूएफ को मिला। एचयूएफ को मिला। और एचयूएफ को गिफ्ट किसने दिया? मेंबर ने। मेंबर ने दिया। तो एचयूएफ के लिए मेंबर तो रिलेटिव होते हैं, जल्दी बोलो। एचयूएफ के लिए तो रिलेटिव नहीं है। अरे बाबा पहले इसकी तो बात करें, मेंबर ने एचयूएफ को 60 लाख का घर दिया, टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? एचयूएफ रिसीव्ड 60 लाख का घर फ्रॉम मेंबर, टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। Not taxable. It is a gift received from member. Member is a relative. Yes. अब दूसरा मैं बता रहा हूँ,
क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ने एचयूएफ से 40 लाख का लैंड लिया गिफ्ट में। इंडिविजुअल ने एचयूएफ से 40 लाख का लैंड लिया। अभी रिसिपिएंट जो है वो इंडिविजुअल है और गिवर जो है वो एचयूएफ है। बताओ। टैक्सेबल। टैक्सेबल, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं होता। सिद्धेश क्या बर्तन तोड़ रहा है बे तेरे घर पे? नहीं सर। हाँ, वो क्या मारा मारी क्या कर रहा है? बर्तन बर्तन कौन तोड़ रहा है तेरे घर पे? सर मेरे को नहीं समझा, फिर से समझाओ। ये प्रभु, बता देता हूँ। तूने बोला, तेरी बात कैसे ना बोलूं मैं? एक तो तुम लोग शिंदे खानदान के लोग यहाँ पे ज्यादा हो, मेजोरिटी में हो। देखो, मैंने बोला पहले के एग्जांपल में, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल ने एचयूएफ को घर दिया 60 लाख का एचयूएफ को। तो बताओ गिफ्ट में तुम किसकी बात करते हो? इंडिविजुअल की बात करोगे कि एचयूएफ की बात करोगे? रेसिपिएंट कौन है तुम्हारा यहाँ पे? एचयूएफ। तो एचयूएफ के हाथ में ये टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल है? नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इट इज फ्रॉम रिलेटिव। एचयूएफ के लिए इंडिविजुअल रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव है इसलिए नॉट टैक्सेबल। फिर मैंने सेकेंड एग्जांपल में बोला एचयूएफ ने टाटा इंडिविजुअल को 40 लाख का लैंड दिया। 40 लाख का लैंड दिया। बताओ टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। ये आएगा टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि ये नॉट रिलेटिव है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? एचयूएफ के लिए मेंबर रिलेटिव होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ रिलेटिव नहीं है। समझा? हाँ चलो आगे चलता हूँ, ठीक है ना? फिर मैंने आपको क्या बोला, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, वो जो हमने एग्जांपल ले रहे थे, जब ये रिकॉर्डिंग बनता तभी मैंने आपको मोबाइल से कॉल किया था, तभी मैंने आपको क्या बोला, डीजेस ऑफ एसेस भी ही टैक्सेबल होता है। इसका मतलब कार, रेफ्रिजरेटर, क्लोथ, चॉकलेट्स, ठीक है ना, मोबाइल, वॉच, लैपटॉप, ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होती भले उनका वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि मूवेबल एसेट में खाली 9 एसेट ही टैक्सेबल होते हैं, ठीक है ना? कौन से 9? ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क, पेंटिंग, शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड बुलियंस, ये टैक्सेबल होता है। और नीचे हैशटैग देखो क्या लिखा हुआ है, एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल लाइक कार, वॉच, क्लोथ एक्सेट्रा, इवन दो, इवन इफ लिखता हूं, इवन इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पे। इवन इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 50,000। तुमको समझा मैंने क्या नोट लिखा है? हेलो, तुमको समझा मैंने क्या बोला यहाँ पे? इवन इफ फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तभी भी बाकी के एसेट टैक्सेबल नहीं होते। तुमको टैक्स की चोरी दिख रही है क्या? तुमको लूपहोल दिखा? यस। कि कान पकड़ के दिखाऊं? दिखा। मतलब अगर जिंदगी में अगर गिफ्ट को यूज करके अगर टैक्स की चोरी करनी भी होगी तभी भी रिलेटिव आपको इन सारे असेट्स को नहीं गिफ्ट देना चाहिए किसी को, क्योंकि वो टैक्सेबल होता है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देने का भी मन कर रहा है तो ये वाले गिफ्ट दो, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होता। बुलियन मीन्स, गायत्री पूछ रही, बुलियन मीन्स अगर आपने फास्ट एंड फ्युरियस वगैरह, सोन्याचा बिस्किट, सोन्याचं बिस्किट, सोन्याची वीट, सोन्याचं हे आणि सोन्याचं ते, म्हणजे ज्वेलरी नसते ती, प्युअर गोल्ड। आगे चलता हूं। ये सालों ये चार्ट देखो, तुम लोग को मैंने क्या क्या बोला अभी तक। गिफ्ट टैक्सेशन में मैंने बोला मॉनेटरी गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन अगर मिलेगा, ठीक है ना, पैसा अगर आपको किसी ने विदाउट कंसिडरेशन दे दिया तो एग्रीगेट गिफ्ट वैल्यू अगर 50,000 से नीचे होगी तो एग्जेम्प्ट, एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से नीचे होगी तो एग्जेम्प्ट, और एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होगी तो फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने वही बोला आपको, डीजेस ऑफ एसेस भी जो होते हैं
इसमें फेयर मार्केट वैल्यू देखनी होती है, और एग्रीगेट वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो आप एग्रीगेट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर 50,000 से नीचे होगी तो एग्जाम, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर 50,000 से ज्यादा होगी फुल्ली टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमेंडेड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला तो कंडीशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट, मतलब एग्रीगेट यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे ईच वर्ड लिखा हुआ है। ईच गिफ्ट लेस देन 50,000 होगी, या डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन होगा तो एग्जिम्ट होगा। तो यहाँ पे और है, तो या तो आपको ये वाला बचाएगा, 50,000 के नीचे होगा तो बच जाओगे, या परसेंटेज टर्म में 5% के नीचे होगा तो बच जाओगे। तो टैक्सेबल कब होगा सर? तो जो मॉनेटरी अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो डिफरेंस है दोनों में का वो भी 50,000 से 5% से ज्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही टैक्सेबल होगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट्स वेरी मच क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, मेरे पास 5 मिनट है ये पॉइंट खत्म करना और एंड वाला वापस बताओ ना जरा, और एंड वाला। और एंड वाला चलो फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला सुन अभी, ठीक है ना, मेरे अलग अलग एग्जांपल सुन, यहाँ पे यहीं पे सुन। मैंने बोला मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन जो है वो मेरा वो पकड़ ले 100 लाख का है। फिर से एक बार सुनो, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख का है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 104 लाख है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस गिफ्ट वैल्यू का, ये इनएडिक्वेट कंपोनेंट जो है, इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट है ना, वो 4 लाख का है। बोलो ये 4 लाख रुपए टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा? जल्दी बोलो। ये 4 लाख रुपए टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट है? एग्जाम एग्जाम आप समझ रहे हो, ये 50,000 के ऊपर है, दिस इज मोर देन 50,000, ये दिख रहा है आपको, दिस इज मोर देन 50,000, डिफरेंस जो है वो मोर देन 50,000 का है। लेकिन परसेंटेज टर्म में अगर इन दोनों का परसेंटेज निकालोगे, एक्चुअल कंसिडरेशन का 5%, एक्चुअल कंसिडरेशन का 5% आता है 5 लाख रुपया, ये डिफरेंस 5 लाख से कम है, इसलिए इसको नॉट टैक्सेबल किया जाएगा। ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है। पाशा एक एग्जांपल क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। एक एग्जांपल क्लियर हो गया ये? हाँ समझा अभी। हाँ, अब दूसरा अभी वाला क्लियर हो भी गया सब। अभी सुनना। एक्चुअल कंसिडरेशन एक बार ले लेते हैं ना, और कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअल कंसिडरेशन जो है मेरा वो 100 लाख का है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 120 लाख की थी। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 20 लाख का आ रहा है। ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? टैक्सेबल टैक्सेबल है। क्यों टैक्सेबल है? बताओ क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि सर वैल्यू टर्म में 50,000 से ज्यादा है, एंड डिफरेंस भी जो है ना सर वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा ही है। 20 लाख का है सर, 5 लाख के ऊपर ही है, तो पूरा टैक्सेबल है, 20 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मेरा क्या बोलता हूं मैं वो, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख का है, मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,40,000 की है। एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,40,000 की है। बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 40,000 का। परसेंटेज टर्म में करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 40% का आ रहा है, 40%। टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? जल्दी बोलो, टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? किसी ने माइक अपना ऑन ही रखा है। सुनाई नहीं दे रहे। अरे साले लोग माइक ऑन रखे होते कैसे सुनाई देगा? किसी के घर के यहाँ से गाड़ियां जा रही है, ऐसा आवाज आ रहा है, तो देखो जरा माइक म्यूट करो अपने अपने। हाँ, तो ध्यान दो, मैंने बोला मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख का है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,40,000 की है। डिफरेंस जो आ रहा है वो 40,000 का आ रहा है। टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? परसेंटेज टर्म में तो 40% का आ रहा है, तो क्यों एग्जम्प्ट? एग्जाम क्यों एग्जम्प्ट? क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों? ये 50। हाँ बोलना पांडा, बोल। सर एग्जांपल लो ना 50,000 का।
अरे ये क्या, यही तो बता रहा हूँ, 1,00,000 रुपया। Our actual consideration. तेरा एग्जांपल बोल, चल तेरे माइंड में क्या आ रहा है बोल, एक्चुअल कंसिडरेशन। Hello. पांडा तू बोल, नंबर बोल, कुछ भी 2 नंबर बोल, चल। Actual consideration 50,000. 50,000, ओके। 50,000 actual consideration हाँ, and 52,500 stamp duty value. तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है बोलो? 52, डिफरेंस तो बोलो। 2,500. तो ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, तू ही बता।